किया, इस बार हमने ये प्लान किया कि ये जो है हमने रिकॉर्ड करने का सोचा है। तो इंशाल्लाह इस सेशन के बाद भी ये जो वीडियो होगी अवेलेबल होगी यूट्यूब चैनल पे, और हमारे जो बाकी पेजेस हैं उस पे, और इंशाल्लाह हमारे टेलीपॉलिटिन के ग्रुप में भी। तो अभी ये हम बता रहे हैं कि आज हमारे साथ मैडम अनम महमूद हैं, जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हैं, कंसल्टेंट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट। और आज का जो सेशन है वो बेसिकली एंगर मैनेजमेंट पे है। और मैडम इस हवाले से गाइड करेंगे कि जो गुस्सा आता है उसको कैसे कंट्रोल करना चाहिए और वो क्यों होता है, और उसके मैनेजमेंट किस तरह करनी चाहिए। तो चलते हैं हम मैडम अना महमूद के पास, उनसे सुनते हैं। मैडम, ओवर टू यू। थैंक यू, जजाकल्ला। और जो लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं, अगर वो भी अपने किसी और पार्टिसिपेंट को या फ्रेंड को ज्वाइन कराना चाहते हैं तो वो इस लिंक के थ्रू बाकी दोस्तों को शेयर कर सकते हैं लिंक, या किसी ग्रुप में शेयर करना चाहते हैं तो भी शेयर कर सकते हैं। जजाकल्ला, थैंक यू। ओवर टू यू मैडम। जी अस्सलाम वालेकुम। हम लोग स्टार्ट करेंगे और इस दौरान में ये है कि हम लोग माइक जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं वो ऑफ रखें। सेंटर में हम लोग जो है वो क्वेश्चन का सेशन भी रखेंगे, लेकिन ये है कि अभी जो है वो मैं स्टार्ट करने लगी हूँ कि एक्चुअली में हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहली बात कि हम लोगों ने डिस्कस करना है कि हम एंगर की, क्योंकि वर्कशॉप हम लोग अटेंड कर रहे हैं और है क्या एंगर, इसको अंडरस्टैंड करना है, किस तरह से ट्रिगर होता है, कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स क्या हैं और इसको मैनेज किस तरह से किया जा सकता है। ठीक है, अगर इस दौरान में अभी जब सेशन स्टार्ट हो चुका है किसी को भी वॉइस का इशू आ रहा है या मुझे अपना वॉल्यूम ज्यादा करने की जरूरत है तो आप लोग मैसेज के थ्रू मुझे बता सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी ये जो इसका पर्पस है, बेसिक इसका जो पर्पस है, ये टॉपिक जो है ये हमारे बारे में, मेरे बारे में, आपके बारे में, लाइक ये वो प्रॉब्लम है जो हमारे साथ होती है। मुझे भी गुस्सा आता है, आपको भी गुस्सा आता है। ठीक है, तो जितना ज्यादा हम लोग इसको इस लिहाज से देखेंगे ना कि ये मेरे लिए है, मैंने इसको समझना है, तो उतना ज्यादा जो है वो हम लोग अच्छे तरीके से चीजों को अंडरस्टैंड कर सकेंगे। सेकंड जो मेन चीज है, जितनी भी चीजें मैं आप लोगों को इस वर्कशॉप के थ्रू बताऊंगी वो जर्नलाइज नहीं होती। लाइक ये नहीं है कि हर किसी पे वही चीजें इंप्लीमेंट होती हैं। हो सकता है कि आप लोगों में से कई लोगों का जो वो तरीका है, कोपिंग स्टाइल एंगर को मैनेज करने का डिफरेंट हो, किसी का बहुत अच्छा भी हो, मेरे बताने के अलावा भी कोई बहुत अच्छे तरीके से अपने एंगर को मैनेज कर सकता हो। ठीक है, लेकिन जितनी इंफॉर्मेशन मैं यहाँ पे शेयर करूंगी वो साइंटिफिक बेस्ड है। लाइक एज अ साइकोलॉजिस्ट जितनी भी इंफॉर्मेशन मैं शेयर कर रही हूँ उसकी साइंटिफिक रिसर्च मौजूद है, उसके बारे में स्टडीज मौजूद हैं। तो वो आप लोगों को बताने का मकसद है कि वो उसके मुताबिक, मतलब थेरीज क्या कहती हैं, किस तरह से हम लोग मैनेज कर सकते हैं और एक्चुअली में ये हमारे साथ किस तरह से काम करते हैं। तो जितनी भी यहाँ पे इंफॉर्मेशन दूंगी उनको आप लोग आराम से सुने, कोशिश करें कि आप लोग उसको समझें। ठीक है, और अपने आप को अलाउ करें उसको सुनने के लिए। ठीक है, इसको सिंपली अगर हम लोग डिफाइन करते हैं ना तो इट्स अ स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिस्प्लेयर, सिंपल वर्ड्स में, कि आपको अच्छा नहीं लगता, आपको वो एक्सप्रेशन अच्छा नहीं लगता, गुस्से की हालत आपको पसंद नहीं आती। दूसरा ये कि एक कॉन्सिक्वेंस के नतीजे में होता है। कॉन्सिक्वेंस का क्या मतलब है, जैसे फॉर एग्जाम्पल कभी भी ये नहीं होगा कि आप बैठे हुए हैं कोई भी काम कर रहे हैं तो आपको अचानक से गुस्सा आ गया। कोई ना कोई रीजन मौजूद होती है जिसके बाद जो है वो आपको गुस्सा आता है। ठीक है, इवन आप लोग ये मतलब कहते हैं कि जब तक कॉन्सिक्वेंस नहीं होगा तो रीजन नहीं होगी जब तक आपको गुस्सा नहीं आएगा। तो अगर एंगर मैनेजमेंट को देखना होता है तो सबसे पहले हम लोगों ने ये देखना है कि वजह क्या थी, किस वजह से गुस्सा आया। ठीक है, अब जैसे इसमें स्लाइड में आपको देखें कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। स्टिमुलस साइकोलॉजी के मुताबिक है कि जहां पे स्टिमुलस होगा वहां पे रिस्पॉन्स होगा। उसमें ये एग्जांपल जो है ये एनिमल्स पे भी ऐड होती है, इम्प्लीमेंट होती है, और ह्यूमंस पे भी होती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे अगर आप लोगों में से किसी ने कोई एंगर है ना, ये जानवर भी शो करते हैं और इंसान भी शो करते हैं। अब आप लोगों ने अक्सर देखा होगा जिस तरह से आप किसी को ट्रीट करते हैं ना उसका रिएक्शन उसी तरह का आता है। तो
जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी जानवर को बहुत प्यार से टैप कर रहे हैं तो वो डेफिनेटली आपके साथ साथ होगा और आपको रिस्पॉन्ड करेगा अच्छे तरीके से, लेकिन अगर आप उससे हार्श वे में ट्रीट करते हैं तो वो डेफिनेटली आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। उसके बाद होता क्या है बेसिकली, जो इसमें समझने की चीज है, इसमें ये है कि जैसे किसी भी चीज का एक थ्रेशोल्ड लेवल होता है, यानी कि आप कह लें कि किसी भी चीज की एक कैपेसिटी होती है, जब वो कैपेसिटी, वो लिमिट क्रॉस हो जाती है तो उसके नतीजे में कोई ना कोई इस तरह की फीलिंग होती है जो हमें अच्छी नहीं लगती, लेकिन उसके अंडरलाइंग कोई रीजन मौजूद होती है। रीजन क्या मौजूद हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल, किसी का गुस्सा होता है किसी फियर की वजह से, किसी में किसी गिल्ट की वजह से हो सकता है, फ्रस्ट्रेशन की वजह से हो सकता है, डिप्रेशन की वजह से हो सकता है। यानी कि हमेशा इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं, जैसे हम लोग कभी किसी की केयर कर रहे होते हैं ना, तो उसके नतीजे में भी जब हम लोगों को कोई उसके मुकाबले में उतना रिस्पॉन्स नहीं दे रहा होता जिस तरह का हम रिस्पॉन्स कर रहे होते हैं, तो पीछे क्या होता है, अंडरलाइंग चीज ये होती है कि हमें डर होता है हमारा रिलेशन इससे खराब ना हो जाए, या हम किसी बात से परेशान होते हैं, लेकिन हमारा वो आउटकम इमोशन जो सामने आता है वो गुस्से की सूरत में आते हैं। ठीक है, उसके बाद जैसे देखें कि किसी में पोजेसिवनेस होना अपनी औलाद को लेके, लाइक कोई मदर है तो उसमें अपने बच्चों को लेके बहुत पोजेसिवनेस है कि नहीं इसको बाहर नहीं जाना चाहिए, इनको मेरे पास रहना चाहिए, या कोई इंसान बहुत ज्यादा रिजिड है। रिजिडिटी इस तरह से आप समझ सकते हैं जैसे हम सबके वैल्यू सिस्टम अलग होते हैं, तो हम लोगों ने वो सेट क्राइटेरिया किया होता है कि जी ये क्रॉस नहीं होने चाहिए, अगर ये क्रॉस होगा तो इट मीन्स कि ये गलत हो गया, ये नहीं होना चाहिए था। मतलब हम सब लोगों ने कुछ पॉइंट जो है वो सेट किए होते हैं, जब वो पॉइंट क्रॉस करने की कोई कोशिश करता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। उसे आपके सामने अगर सांप आ रहा है जहां पे आपको लगता है कि नहीं ये डेंजरस चीज है, यहाँ से मुझे जाना चाहिए, अब वहां पे अगर आप शेर है, सांप है, अगर आप कहते हैं कि नहीं मुझे फाइट करनी है, तो डेफिनेटली आपके लिए ये चीज डेंजरस है। ठीक है, वहां से आपके लिए बेहतर ये होता है कि आप फ्लाइट पे चले जाएं। सही है, यानी कि आपको वहां से जाना चाहिए, आपको अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहिए। इन सेकंड थिंग, जब अगर ऐसी चीज जिसमें रियल में फियर आपको लग रहा है कि ऐसा है, वो परसीव्ड थ्रेट है, आपको सिर्फ लग रहा है, असल में ऐसा कुछ नहीं है, जैसे कि ये सोचना कि मुझे हैवी ट्रैफिक में नहीं जाना, या मैं बसेस में सफर नहीं कर सकता, या किसी को अपनी बॉडी इमेजिंग के लिहाज से हो सकता है कि मैं लोगों में सोशलाइज नहीं कर सकता, तो उसमें क्या होता है कि वो लोग वहां से फ्लाइट करते हैं और वहां पे वो लोग उस सिचुएशन का सामना नहीं कर पाते। और उसके बाद कॉज क्या होते हैं, इसके कॉज अगर हम लोग देखें तो वो ये है कि आपको जब कभी लगता है, इसका ये फायदा भी है, जब कभी आपको लगता है ना कि हमारे साथ कोई अनफेयर ट्रीट कर रहा है, ये एक ह्यूमन नेचर है, ये एक इस इंसान की एक खास आप कह लें चीज है अल्लाह ताला ने जो हम लोगों को दी है, कि हमारे साथ कोई अनफेयर ट्रीट कर रहा होता है ना, तो तब हमें पता चल जाता है कि नहीं हमारे से ठीक नहीं हो रहा, और हम लोगों को उसके बाद गुस्सा आ सकता है। ठीक है, उसके बाद कभी अटैक होने वाला हो या कभी हम फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहे हो, तो हम लोगों को लगता है कि यहाँ पे गुस्सा, भी 2-3 लोग और ज्वाइन कर रहे हैं, मैं इनको जरा एडमिट कर दूं। पता चल जाता है जब भी कोई इंसान गुस्से में होता है तो हमें उसके चेहरे से पता चल जाता है कि ये फलां शख्स अभी गुस्से में है। ये भी एक आप कह लें कि हमारे पास ये एक अच्छी क्वालिटी है कि हम लोग बाय फेस जज कर लेते हैं कि इस इंसान को गुस्सा है तो किस तरह से हमें अब इससे बात करनी है। अब उसमें होता है कि आपने अक्सर देखा होगा जो गुस्से में होते हैं उनके चीक्स बहुत ज्यादा रेड हो जाते हैं। ठीक है, उनके फ्लश्ड आप कर देख रहे होंगे कि चेहरे पे एक फ्लशिंग शो हो रही होती है, या उनके जो जॉज हैं वो आपको ऐसे लगता होगा कि जैसे बहुत ज्यादा स्ट्रेच फील होंगे। ठीक है, या नेक या फेस, आपको हर तरह से उनको पता चल रहा होगा। और जो इंसान खुद गुस्से में होता है उसको कैसे पता चलता है? अक्सर उसकी इंक्रीज हार्ट बीट हो जाती है, उसका फेस हीट अप हो जाता है, शेकिंग हो सकती है। ठीक है, उसके बाद जो मेन चीज है जो यहाँ पे समझने की जरूरत है, जिससे आप लोग मैनेजमेंट बहुत अच्छे तरीके से करने के काबिल हो जाएंगे, वो ये है कि इट्स लर्न बिहेवियर। लर्न बिहेवियर क्या होता है कि बाज औकात हम में से किसी ने बचपन में कोई इस तरह के एक्सपीरियंस किए होते हैं जिसकी वजह से हम लोगों को एंगर एक्सप्रेशन तो तब आ नहीं रहा होता, तो जब किसी चीज का एक्सप्रेशन नहीं आ रहा होता तो इट मीन्स कि वो चीज स्प्रेस हो गई। स्प्रेस होना मतलब कि अंदर ही आपने उस फीलिंग को दबा लिया। अब जब वो चीज फॉर द लॉन्ग टाइम, आप किसी भी चीज को फॉर द लॉन्ग टाइम दबाते चले जाते हैं, तो अल्टीमेटली जब नेक्स्ट स्टेज पे आप लाइफ में जाते हैं तो कहीं ना कहीं जाके वो गुस्सा निकलता है।
जैसे लास्ट वर्कशॉप जब मैंने की थी तो बहुत से लोगों ने बताया था मुझे कि हम लोग क्या करते हैं जब बहुत ज्यादा गुस्से में होते हैं, तो एक लड़के ने यहाँ पे शो किया था कि मैं जो अपने जो है हाथ को मारता हूँ दीवार में, ठीक है। अब वो वाली जो चीज है जिसमें आप अपने आप को इंजर्ड करने तक जा रहे हैं, तो इट्स डेंजरस। उसमें क्या होता है कि उसमें कोई ना कोई चाइल्डहुड ऐसा एक्सपीरियंस होता है जहां पे आपने अपने एंगर को एक्सप्लेन नहीं किया होता, और नेक्स्ट लाइफ में जाके भी आप उस काबिल नहीं होते, तो वहां पे आपको देखने की जरूरत है कि कौन सी ऐसी बात है जिसकी वजह से मैं अभी तक डिस्टर्ब हूँ और वो चीजें मुझे डिस्टर्ब कर रही हैं। तो विद द हेल्प ऑफ थेरेपिस्ट, विद द हेल्प ऑफ साइकोलॉजिस्ट, आप इस चीज से ओवरकम कर सकते हैं। लाइक जो आपकी अंडरलाइंग रीजन है उस पे आप काम कर सकते हैं, ठीक है। अब जब हम लोग इसकी मैनेजमेंट पे बात करते हैं तो सबसे जरूरी चीज है एक्सेप्टेंस। एक्सेप्टेंस मीन्स अलाउ करें। लाइक अगर गुस्सा आ रहा है तो इट्स ओके, इट्स बीइंग ह्यूमन, ठीक है। इंसान होने के नाते आपको गुस्सा आ रहा है, जब तक आप किसी भी इमोशन को एक्सेप्टेंस नहीं देते ना, आप उस पर काम नहीं कर सकते। लाइक अगर आप बुरा ही समझते जाएं, एक चीज को आप मुसलसल कहते हैं कि नहीं मुझे गुस्सा आया, मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए था, फलां सिचुएशन में मैंने ऐसा बिहेव किया, मुझे ऐसा बिहेव नहीं करना चाहिए था। अब देखिए सिचुएशन वाइज अगर आप कहीं पे कोई बिहेवियर दे आए तो इट्स ओके, ठीक है। सबसे पहले आपने उस चीज को एक्सेप्ट करना है। अभी क्लिनिकल सेटिंग में भी जब मैं काम करती हूँ तो कोई भी क्लाइंट आते हैं ना, तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है, चाहे किसी में एंजाइटी की फीलिंग्स हैं, किसी में सैडनेस की फीलिंग है, किसी में कोई भी नेगेटिव फीलिंग है, तो सबसे पहले मैं उनको कहती हूँ कि जस्ट अलाउ योर सेल्फ टू एक्सप्रेस एंड टू एक्सेप्ट। जब आप चीजों को एक्सेप्ट करेंगे तब आप उन पे काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप चीजों पे काम नहीं कर सकते। उसके बाद किस तरह से आपको पता चलता है कि फलां शख्स जो है वो गुस्से में है या सामने वाला गुस्से में, उसमें ये होता है कि उसकी बॉडी लैंग्वेज से आपको पता चल सकता है कि ये गुस्से में है, फेशियल एक्सप्रेशन से शो हो जाता है कि गुस्से में है, टोन ऑफ वॉइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपने देखा होगा कि कोई लोग नॉर्मली किस लहजे में बात कर रहे होते हैं, जब जब वो गुस्से में आते हैं तो उनकी आवाज बहुत ज्यादा ऊंची हो जाती है, या कुछ लोग इब्यूसिव लैंग्वेज की तरफ चले जाते हैं, इस तरह के वर्ड्स इस्तेमाल करते हैं जिससे आपको पता चल जाता है कि फलां शख्स जो है वो गुस्से में। जी मैं पूछना चाह रहा हूँ, जी जी। जैसे आपने क्वेश्चन किया कि आपको एंगर होता है तो क्या होता है। मुझे गुस्सा आता है, मेरे हाथ कांपने शुरू हो जाते हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, अगले बंदे को मारने को दिल करता है कि इसको मार ही दूं। ठीक है। ये होता है मेरे साथ। ठीक है जी, ये मैंने अभी, शायद आपने थोड़ा सा लेट ज्वाइन किया तो मैंने यहाँ पे बॉडीली सिम्टम्स जो हैं वो कुछ शेयर किए थे कि शेकिंग होना, आपके फेस से हीट अप होना या आंखें रेड होना, ये चीज जो है ये एंगर में आती है, ठीक है। इसके अलावा ठीक है, इट्स अ प्लानिंग प्रोजेक्ट। फुल आप प्लान करते हैं कि जी मेरा ये मसला है, मैंने इसको किस तरह से डील कर के। ABC मीन्स ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल कोई A मीन्स इमोशन या इवेंट, कोई इवेंट होता है, B होता है एक बिलीफ सिस्टम और C होता है उसका कॉन्सिक्वेंस, ठीक है। इसमें अब होता क्या है कि हम लोग क्या कर रहे होते हैं, एक इवेंट हो या कोई भी इवेंट आ गया तो आप उसके नतीजे में जो कॉन्सिक्वेंसेस होगा ना उस पे फोकस करते हैं, आप बी पे फोकस नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल किसी ने आपको एनॉय किया, आपको हर्ट किया, तो आप बस ये देख रहे होते हैं कि उसका कॉन्सिक्वेंस क्या हुआ। अब ये नहीं देख रहे होते कि बीच में बिलीफ क्या था, किसकी वजह से हमें हुआ। फौरन से हम लोग ये चीज से ओवरकम ना कर पा रहे हो ना, तो आप सबसे पहले जब इन पे फोकस करें ना कि मेरी इसके बारे में थॉट क्या है, जब आप अपनी थॉट को ऑब्जर्व कर लेते हैं कि क्या मैं कोई इरेशनल थॉट तो नहीं यूज कर रहा, मैं कोई हॉट थॉट तो नहीं यूज कर रहा, तो आप जो है उसको जब उस थॉट पे काम कर लेते हैं तो अल्टीमेटली आपका इमोशन जो है जो कि नेगेटिव था वो पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अक्सर क्या होता है कि हम लोग ये करते हैं कि मस्ट और शुड का बहुत ज्यादा यूज कर रहे होते हैं। आप ये कहते हैं कि ये फलां शख्स को ऐसा ही करना चाहिए था, या मुझे इधर जाना ही चाहिए था, या कोई चीज आपसे मिसिंग हो गई कि शुड और मस्ट ये ही होना चाहिए था। हम लोग सेंटर पॉइंट्स नहीं देखते कि सेंटर ऑप्शन भी कोई हो सकती है, ठीक है। तो हमेशा क्या करनी चाहिए, कोशिश करनी चाहिए कि आप देख सकें कि इवेंट क्या है,
बिलीफ क्या है हमारा और उसके बाद हमारा इमोशन क्या है। अब इस वाली आप स्लाइड में जब देखेंगे ना तो आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आएगी कि जैसे फॉर एग्जांपल इवेंट हुआ, किसी से आपकी लड़ाई हो गई, अब आपने सी पे फौरन से नहीं जाना, आप क्या करते हैं, आप पॉज लेते हैं। पॉज लेना, एक ब्रेक लेना, ब्रेक लेने में आप सोचते हैं, पर्सपेक्टिव देखते हैं कि फलां शख्स ने ये बात क्यों कही होगी, या मैंने ये बात कही तो क्यों कही, या सब चीजें उसमें। अब टेक्निक्स पे हम लोगों ने बात करनी है, और ये टेक्निक्स ऐसी हो सकता है आप लोग में से कई लोग ऐसे हों जो कि ऑलरेडी ये सब चीजें जो हैं वो टेक्निक्स जो हैं वो यूज कर रहे हो, लेकिन ये कि मैं किसी को नहीं भी पता होगा उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि जब आप बहुत ज्यादा गुस्से में हो तो ये वो टेक्निक्स हैं जिनको आप फौरी तौर पे शॉर्ट टर्म में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब होता क्या है, सबसे पहली टेक्निक है टाइम आउट टेक्निक। टाइम आउट टेक्निक के बारे में ये कि जैसे डिले द रिस्पॉन्स, जैसे फॉर एग्जाम्पल अक्सर हमारा क्या होता है, माइंड किस तरह से काम करते हैं, जब भी हम लोग किसी सिचुएशन में होते हैं जो सिचुएशन अकॉर्डिंग नहीं होती, हमारे अकॉर्डिंग नहीं होती, या हमें लगता है कि ये सही नहीं चल रहा, तो हमारा जो ब्रेन है ना वो 2 टाइप के रिस्पॉन्सेज बनाएगा। एक जो है वो राइट साइड से बनाते हैं और एक जो है वो लेफ्ट साइड से। जो राइट साइड रिस्पॉन्स बनाती है ना वो हीट ऑफ द मोमेंट, फौरी तौर पे। जैसे अक्सर क्या होता है कि हमारे साथ किसी ने बुरा किया, हम फौरी तौर पे उसी लम्हे में उसको जवाब दे देते हैं, और बाद में क्या करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कंपैरेटिवली अगर आप उस सिचुएशन में थोड़ा सा टाइम आउट ले लेते हैं, थोड़ा सा रिस्पॉन्स को डिले कर लेते हैं, तो वो जो आपकी फौरन हीट ऑफ द मोमेंट थी ना वो कंट्रोल हो जाएगी, और थोड़ी देर बाद जब आप रिस्पॉन्स करेंगे उस पर पॉज लेके आप रिस्पॉन्स करेंगे, तो अल्टीमेटली वो थिंकिंग आपकी रैशनल थिंकिंग में चेंज हो जाएगी, और आपकी गुस्से की इंटेंसिटी, आपकी शिद्दत गुस्से की कम हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, टेम्परेरी फिक्सेस हैं। ये एक टेक्निक है जो कि मैं लास्ट वर्कशॉप में भी मैंने कहा था कि आप इसका स्क्रीनशॉट भी बना सकते हैं, जिसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है तो वो इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। 3Ds टेक्निक इसको कहते हैं। जैसे डिले करना, डाटा एंड डिस्कस। डिले मीन वही कि आप थोड़ा सा ब्रेक लेंगे, डाटा मीन कि आप देखें कि क्या वजह थी, जो इस वजह क्या वजह हो सकती है जिस वजह से मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसके बाद थर्ड पे जाके आप डिस्कस करते हैं, लाइक दोबारा से जाके जब आपने बात करनी होती है तो आपके पास एक डिले करके आपने एक चीज को रैशनल रिस्पॉन्स में चेंज किया होता है। उसके बाद क्या, ऑप्शंस लाजमी देखें, शुड और मस्ट पे स्ट्रिक्ट नहीं रहना चाहिए, और आपने हमेशा देखने 2 और 3 ऑप्शंस के इस चीज को सॉल्व करने का। सेकंड ऑप्शन क्या हो सकता है, थर्ड क्या हो सकता है, फोर्थ क्या हो सकता है, फिर जो आपको सिचुएशन के अकॉर्डिंग फेवरेबल लगे आप उस पे करें। ये वाली बात इसलिए मैंने ऐड की थी प्रेजेंटेशन में कि जब हम लोगों ने इसको एडवर्टाइज किया था तो बहुत से लोगों ने किया हुआ था कि रिलेशनशिप्स में लाइक हस्बैंड वाइफ में अक्सर एक ही बात पे डेली बेसिस पे लड़ाई हो रही होती है, ठीक है, और वो 1 हफ्ते बाद हो, 3 दिन बाद हो, 2 दिन बाद हो, सेम उसी दोबारा से एक ही बात पे वो लोग आके बहस करते हैं। अब इसको मैनेज कैसे करना होता है, इसका ये तरीका होता है कि जब आपकी किसी चीज से बहस हो गई, होता क्या, वो कहते हैं अच्छा वो 10 मिनट के लिए गुस्से में आए थे, वो 15 मिनट के लिए गुस्से में आए थे, उसके बाद सब कुछ ठीक हो गया था। लेकिन क्या होता है, अगले हफ्ते सेम उसी बात पे बहस होती है और वो चीज जो है वो अंदर ही अंदर मतलब घूमती रहेगी, उस पे कभी भी बात नहीं की जाती। तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जब भी कंसंट्रेशन आपकी ओवर हो, आपको लगे कि अच्छा खत्म, तो जब आप सही हैं, आप भी नॉर्मल मूड में हैं, आपके हस्बैंड वाइफ, आपकी कोई फ्रेंड या कोई भी जिन जो आपसे रिलेटेड हैं जिनसे आप बात कर सकते हैं, तब आप उनसे कहें कि अच्छा आपको मेरी कौन सी बात ऐसी है जो आपको अच्छी नहीं लगती। क्लियर कम्युनिकेशन, ठीक है। हम लोगों ने अक्सर जब हम कह रहे होते हैं कि अच्छा फलां शख्स को ये बात नहीं करनी चाहिए थी, तो मैं उनसे पूछती हूँ कि आपने कभी उनको कहा था कि आपने ऐसी बात नहीं करनी। तो ये बहुत जरूरी होता है कि आप अपनी क्लियर कम्युनिकेशन रखें। अगर कोई चीजें आपको अच्छी नहीं लगती, आप उसको बताएं कि मुझे ये अच्छा नहीं लगा, या किसी चीज से आप हर्ट हुए हैं तो आप लाजमी बताएं कि फलां वक्त में आपने ऐसे किया था तो मुझे ऐसा अच्छा नहीं लगा। तो नेक्स्ट पर्सन भी जाहिर बात है कि अगर वो अंडरस्टैंडिंग होते हैं तो वो आपके पॉइंट्स को कंसीडर करते हैं, क्योंकि आपकी आवाज, आपका बात करने का तरीका ये बहुत ज्यादा मैटर होता है कि जिस तरह से आप बात करते हैं, जिस तरह की आपकी बॉडी लैंग्वेज होती है, आपकी टोन ऑफ वॉइस होती है, वो सब चीजें कंट्रीब्यूट करती हैं किसी भी चीज को। कॉन्फ्लिक्ट की एग्जांपल से मैं आप लोगों को समझाती हूँ। जैसे आपने कहीं पे जाना है, जैसे किसी शख्स ने आपको कहा कि आपके इस दोस्त ने आपके बारे में ये कहा, और आप फौरन से उठते हैं
और आप कहते हैं बस आज इसकी खैर नहीं है, आज या तो आर या पार, ठीक है, फौरी तौर पे रिस्पॉन्स लेने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे जब आपने ये सोचा होता है डिले का, जैसे मैंने किया है, टाइम आउट का किया, डाटा कलेक्ट करने का कहा, एग्रीमेंट की बातें की, ऑप्शंस की बातें की, उसमें आप क्या कर सकते हैं, जब आपको पता है कि मैं जाऊंगा तो हमारा रिलेशनशिप ब्रेकअप भी हो सकता है आज हम लोग इस तरह से बहस करें तो हमारा जो है वो हर चीज जो खत्म हो जाए, ठीक है। उस सिचुएशन में आप क्या करते हैं, आप पहले से ही थोड़ा सा माइंड बना के जाते हैं, आप रिलैक्स होके जाते हैं कि मैंने उस सिचुएशन में जाके क्या बात करनी है, थोड़ी सी आप रिहर्सल करके जाते हैं कि मैं इस तरह से बात करूंगा तो उसका क्या रिस्पॉन्स होगा, और मैं इस तरह से बात करूंगा तो क्या रिस्पॉन्स होगा, ठीक है। तो आप पहले से प्रैक्टिस कर लेते हैं जब आपको सिचुएशन का पता हो कि यहाँ पे मामला, अक्सर फैमिली के मामलात में भी होते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि मूवमेंट जो है वो हीट अप हो जाएगी, तो वहां पे आप थोड़ा सा सोच के जाएं कि मैंने कैसे बिहेव करना है, तो वो पहले से ही आपके माइंड को एक मैसेज गया होगा कि आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए। जिसको आप अकेले में बैठ के करते हैं वो ये कि सेल्फ टॉक, योर इंटरनल डायलॉग। जब आप अकेले में बैठे हैं तो आप ये देखें कि आपका अपने बारे में क्या ख्याल है, आपका दूसरों के बारे में क्या ख्याल है, और आप वर्ल्ड को कैसे देखते हैं, फ्यूचर को किस तरह से देखते हैं। अगर तो वो थिंकिंग नेगेटिव है तो आप ये देखें कि इट मीन्स कि आप जो है वो पर्सनली भी इमोशंस को अपने बैलेंस नहीं कर पा रहे। लोगों के सामने तो ठीक है, लोगों के सामने कहते हैं कि आप नेगेटिव हो गए, लेकिन अगर आप पर्सनली भी नेगेटिव हो रहे हैं कि इट मीन्स कि आपको सोचने की जरूरत है। अगर आपका पर्सनल डायलॉग भी नेगेटिव है तो इट मीन्स कि आपको इस पे काम करने की जरूरत है। अभी भी आपने इस सिचुएशन में जाना है तो आप ये देखें कि आप फिजिकली कितना अच्छा फील कर रहे हैं, तो उसके लिए आपको अपना ख्याल रखने की जरूरत होती है, ठीक है। उसके बाद ये कि कोशिश करनी चाहिए कि आप पोलाइट रहें और नॉर्मल टोन रख के बात करें। जब कोई सिचुएशन कोई और बहुत ज्यादा हीटअप भी हो रहा है, जब आपकी टोन ऑफ वॉइस थोड़ी सी लो हो जाएगी तो अल्टीमेटली उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा। कि क्लियर कम्युनिकेशन में ये भी है कि जैसे जिस पर्सन की वजह से आप परेशान थे, अब तो ये राइट अ लेटर टेक्निक है, लेकिन उसमें अब आजकल क्या होता है, व्हाट्सएप सोशल मीडिया के जमाने पे कि आप इंस्टा, व्हाट्सएप और फेसबुक मैसेंजर ये चीजें यूज करते हैं कि जब आप किसी सिचुएशन से आ गए और बाद में आपको एहसास हुआ कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था, तो आप सिंपली उसको मैसेज कर सकते हैं कि ओके मेरे से गलती हो गई, या आप मान लेते हैं, आप एडमिट कर लेते हैं, तो इससे भी आपको दिली तौर पे एक सुकून मिल जाता है कि नेक्स्ट है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस। कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैसे है, जैसे इसको एग्जांपल से आप इस तरह समझ सकते हैं, जैसे किसी सिचुएशन में आपको लगा हो कि मैं ठीक था, मेरा गुस्सा राइट था, मेरा गुस्सा करना बनता था, ठीक है। वहां पे ये किया जा सकता है कि आप ये देख सकते हैं कि इसका फायदा क्या था, या जो मेरा बिहेवियर था या जो मेरा बिहेवियर होगा, जैसे एंटीसिपेट से पहले आप सोच सकते हैं, जाने से पहले, कि अच्छा इसका क्या फायदा और क्या नुकसान है। आप देख लेते हैं कि इस काम को करने के फायदे ज्यादा हैं तो मैं इसको चूज करता हूँ, और अगर नुकसान ज्यादा है तो चलो इसको स्किप कर देते हैं, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि चीजें सुनने से और देखने से ज्यादा जो आपको समझ आती है जब आप लिख के कर रहे होते हैं, क्योंकि वो आपको पता है कि ये मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ, ये मैं अपने बारे में लिख, किसी को अगर गुस्सा था, उसके नतीजे में आपको भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, उसकी जगह पे आप ये सोच लेते हैं, हो सकता है वो किसी परेशानी में हो, या हो सकता है उसके साथ कोई बैड एक्सपीरियंस रहा हो, उसके साथ कोई ट्रॉमेटिक सिचुएशन रही हो, जब भी, या किसी वो सिचुएशन से स्ट्रगल कर रहा हो। जब भी हम किसी दूसरे का पर्सपेक्टिव समझने की कोशिश करते हैं, दूसरे के चीजों को भी देखने की कोशिश करते हैं, तो हम लोग जो है वो ज्यादा अंडरस्टैंड कर सकते हैं चीजों को, हम दूसरों को अलाउ करते हैं अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने के लिए। ये जर्नलाइज नहीं है, जरूरी नहीं कि सबके साथ ये वर्क करें। कुछ लोगों में अगर किसी में कोई एंगर का इशू जो है वो बचपन से चल रहा है, जो कि अब एंगर बदल के एग्रेशन में बन चुका, कन्वर्ट हो चुका है, तो उसके लिए थेरेपीज यूज होती हैं। कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी यूज करते हैं, सीबीटी इसको बोलते हैं, जो कि क्लिनिकल सेटिंग में विद सेशन यूज की जाती है। और कोई इंसान जो फॉर द लॉन्ग टाइम वो सब टेक्निक्स को यूज करके भी तंग आ चुके हैं और उसे लगता है कि नहीं, आई एम अनएबल टू कंट्रोल माई सेल्फ, मुझसे नहीं होता, तो तब जरूरी होता है कि आप थेरेपी सेशन अटेंड करें, आप साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट से डिस्कस करें। हो सकता है कि आपको कम्युनिकेशन स्किल्स पे आपकी काम करना पड़े, हो सकता है आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पे काम करना पड़े, ठीक है। इस तरह की सिचुएशंस को देखना पड़ता है कि कोई किसी केस की भी, हर केस की, जैसे मैंने बताया था, स्वेरिटी, इंटेंसिटी सब कुछ डिफरेंट है, तो ये सब चीजें मैटर करती हैं। कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स, ट्रिगरिंग फैक्टर्स सब
जी, यहाँ पे हम लोगों को मेरी तरफ से एंड है, जितना मैंने आप लोगों को बताना चाहती थी, मैंने कोशिश की